हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर दी गई पेनल्टीज, कंपनसेशन और एडजुडिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 43 कॉन्ट्रावेंशंस का मेन सेक्शन है। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन करना। सेक्शन 43 में हमें लिस्ट दी गई है कि कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम आईटी एक्ट का उल्लंघन मानेंगे और उस केस में कंपनसेशन देना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंप्यूटर है और एक पर्सन उस कंप्यूटर को ओन करता है, वो उसका ओनर है। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन अगर इस कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करता है, इसको यूज़ करने की कोशिश करता है ओनर की परमिशन के बिना, उस केस में अनऑथराइज्ड पर्सन की वजह से ओनर को जो भी लॉस होगा, ये अनऑथराइज्ड पर्सन उस लॉस को कंपनसेट करेगा, यानी कि अनऑथराइज्ड पर्सन को कंपनसेशन देनी पड़ेगी ओनर को। सेक्शन 43 को पढ़ने से पहले एक बात नोट कर लो कि एक कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क को हम शॉर्ट में कहते हैं कंप्यूटर फैसिलिटी। कंप्यूटर फैसिलिटी में हर तरह का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ जाएगा। सेक्शन 43 का क्लॉज ए कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कंप्यूटर फैसिलिटी को एक्सेस करने की कोशिश करता है, उसको यूज़ करने की कोशिश करता है, उस कंप्यूटर फैसिलिटी के ओनर की परमिशन के बिना, उस केस में उस अनऑथराइज्ड व्यक्ति को कंपनसेशन देनी पड़ेगी ओनर को। ये एक्सेस एक्चुअल फॉर्म में भी हो सकता है या डिस्टेंस से भी हो सकता है। डिस्टेंस का मतलब है फॉर एग्जांपल हैकिंग। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं दूर बैठा किसी और का कंप्यूटर यूज़ करने की कोशिश करता है, उसको हैक करने की कोशिश करता है, तो उसको भी हम लोग अनऑथराइज्ड एक्सेस ही बोलेंगे। एक्चुअल फॉर्म का मतलब है फिजिकल फॉर्म में, कि किसी का लैपटॉप रखा है, कंप्यूटर रखा है, उसमें डेटा है और कोई भी व्यक्ति उसको आकर यूज़ कर रहा है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसका एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। उस फाइनेंस डिपार्टमेंट में इस कंपनी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। अब होता क्या है कि एक एम्प्लॉई है एबीसी लिमिटेड का, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के डेटा का एक्सेस नहीं है और उसको परमिशन भी नहीं है सारा फाइनेंशियल डेटा देखने की। वो व्यक्ति फिर भी क्या करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है और एबीसी लिमिटेड का सारा फाइनेंशियल डेटा देखने की कोशिश करता है। इसको हम अनऑथराइज्ड एक्सेस बोलेंगे और इस केस में इस एम्प्लॉय को कंपनसेशन देनी पड़ेगी एबीसी लिमिटेड को, क्योंकि एबीसी लिमिटेड के कंप्यूटर को वो यूज़ कर रहा है, उसकी परमिशन के बिना उसका डेटा यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सेक्शन 43 का क्लॉज बी कहता है कि कोई भी व्यक्ति ओनर की परमिशन के बिना उसके डेटा को कॉपी नहीं कर सकता है, डाउनलोड नहीं कर सकता है या किसी भी फॉर्म में एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको डेटा की चोरी के बराबर माना जाएगा। अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। एबीसी लिमिटेड के कोई एम्प्लॉई ने उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर उसके फाइनेंशियल डेटा को एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया। इस एम्प्लॉय को कोई अधिकार नहीं है इस डेटा को अपने पास रखने का। इस केस में हम ये मानेंगे कि ये एम्प्लॉय एबीसी लिमिटेड का फाइनेंशियल डेटा चोरी कर रहा है और इस केस में भी इस एम्प्लॉय को कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा एबीसी लिमिटेड को। क्लॉज सी कंप्यूटर कंटामिनेंट या वायरस के बारे में बात करता है। एक कंप्यूटर कंटामिनेंट या कंप्यूटर वायरस उस कंप्यूटर फैसिलिटी के काम में बाधा डालने का काम करता है। डेटा डिलीट कर सकता है, डेटा खराब कर सकता है। क्लॉज सी उन लोगों को पेनलाइज करता है जो कि कंप्यूटर वायरस या किसी भी तरह का कंप्यूटर कंटामिनेंट को फैलाने का काम करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के भी कंप्यूटर के अंदर किसी तरह का वायरस, मैलवेयर या कंप्यूटर कंटामिनेंट डालता है तो उसको हम लोग एक दोषी मानेंगे और उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा ओनर को, क्योंकि उसकी वजह से ओनर के कंप्यूटर को डैमेज हुआ है। क्लॉज डी कंप्यूटर फैसिलिटी के डैमेज के बारे में बात करता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की कंप्यूटर फैसिलिटी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है तो उसको पेनलाइज किया जाएगा, उस व्यक्ति को कंपनसेशन देनी पड़ेगी ओनर को। ये डैमेज किसी भी तरह का हो सकता है, हार्डवेयर का हो सकता है या सॉफ्टवेयर का हो सकता है।
इंटेंशनल या अनइंटेंशनल हो सकता है। इसका मतलब कि आपने भले ही जानबूझ के किया हो या गलती से डैमेज हो गया हो, गलती से भी हुआ है तब भी उस व्यक्ति को पिनलाइज करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को कंपनसेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्लॉज ई कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की कंप्यूटर फैसिलिटी को अगर डिसरप्ट करता है, यानी उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, तो उसको भी हम लोग पिनलाइज करेंगे। ये डिसरप्शन किसी भी तरह का हो सकता है, कोई डैमेज पहुंचाया जा सकता है कंप्यूटर फैसिलिटी को, जैसा कि हमने पिछले क्लॉज में डिस्कस किया, या किसी दूसरे तरीके से हो सकता है। हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं एबीसी लिमिटेड का। अनऑथराइज्ड एम्प्लॉय जो था एबीसी लिमिटेड का, वो उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है, उसके फाइनेंशियल डेटा को देखता है और उस फाइनेंशियल डेटा को एडिट कर देता है, उसको किसी तरह से चेंज कर देता है, तो उसको हम मानेंगे कि ये एम्प्लॉय एबीसी लिमिटेड के कंप्यूटर्स को डिसरप्ट कर रहा है, उसके डेटा को डिसरप्ट कर रहा है। इसके बाद क्लॉज एफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऑथराइज्ड पर्सन को, यानी जिसके पास परमिशन है, उसको कंप्यूटर फैसिलिटी का इस्तेमाल करने से रोकता है, उसको एक्सेस करने से रोकता है, तो इसको भी हम आईटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन मानेंगे। यानी जिस व्यक्ति ने ऑथराइज्ड पर्सन को एक्सेस करने से रोका है, उस पर्सन को हम लोग पिनलाइज करेंगे, उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। एक एग्जांपल लेते हैं। एक मिस्चीवियस पर्सन है जिसने एबीसी लिमिटेड के कंप्यूटर्स को हैक किया और उन कंप्यूटर्स को हैक करने के बाद उनकी कोई सॉफ्टवेयर फैसिलिटी का पासवर्ड चेंज कर दिया। यानी कि एबीसी लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ जो हैं अब उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पासवर्ड चेंज कर दिया गया है। इसको हम लोग मानेंगे आईटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन। और ये जो मिस्चीवियस पर्सन है जिसने ये कंप्यूटर को हैक किया है और इसके ओनर को ये कंप्यूटर यूज़ करने से रोका है, उसको हम लोग पिनलाइज करेंगे, इस पर्सन को कंपनसेशन देनी पड़ेगी एबीसी लिमिटेड को। क्लॉज जी कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है किसी कंप्यूटर फैसिलिटी को एक्सेस करने में या उसको डैमेज पहुंचाने में या किसी भी तरह से आईटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए, तो उस मददगार व्यक्ति को भी हम लोग दोषी मानेंगे। ये मददगार व्यक्ति उतना ही दोषी है जितना कि वो व्यक्ति जिसकी वो मदद कर रहा है। क्लॉज एच को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है पर्सन ए जो किसी ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है और उस ऑनलाइन सर्विस के लिए वो कुछ पैसे दे रहा है, कुछ फ़ी पे कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके पास एक नेटफ्लिक्स अकाउंट है जिसके लिए ये हर महीने कुछ पैसे पे करता है। पर्सन बी ने क्या किया, उसने ए के कंप्यूटर को हैक किया और उसके नेटफ्लिक्स अकाउंट को यूज़ करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर पैसे तो ए दे रहा है और उस अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है बी, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रावेंशन, कि यहाँ पर हमारे कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। पर्सन बी को कुछ हर्जाना देना पड़ेगा पर्सन ए को। यही लिखा गया है सेक्शन 43 के क्लॉज एच में। अगर कोई व्यक्ति किसी के कंप्यूटर के साथ छेड़खानी करके या उसको हैक करके किसी भी तरह से उस कंप्यूटर के ओनर की सर्विसेज को यूज़ करता है जिसके लिए वो ओनर पैसे दे रहा है, कुछ पेमेंट दे रहा है, तो उस अनऑथराइज्ड पर्सन को कुछ कंपनसेशन देनी पड़ेगी ओनर को। इसके आगे सेक्शन 43 का क्लॉज आई कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ओनर की परमिशन के बिना उसका कंप्यूटर एक्सेस करता है और किसी भी तरह के डेटा को डिलीट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है या एडिट कर देता है, तो उस व्यक्ति को कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा ओनर को। एग्जाम्पल लेते हैं अपना एबीसी लिमिटेड का। कोई भी व्यक्ति जो कि ऑथराइज्ड नहीं है फाइनेंशियल डेटा देखने के लिए, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है, उसे कंप्यूटर में देखता है सारा फाइनेंशियल डेटा और उसको डिलीट कर देता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग कॉन्ट्रावेंशन का अपराधी मानेंगे और उसको कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा एबीसी लिमिटेड को। इसमें डेटा को डिलीट किया जाए, एडिट किया जाए या किसी भी तरह से डेटा की वैल्यू को कम करने की कोशिश की जाए, वो सारी बातें हम लोग कॉन्ट्रावेंशन मानेंगे, यानी कि उसको हम लोग उल्लंघन मानेंगे इस एक्ट के प्रोविजंस का।
सेक्शन 43 का लास्ट क्लॉज जे बात करता है कंप्यूटर रिसोर्स कोड की। कंप्यूटर रिसोर्स कोड होता है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए करी गई कोडिंग को। अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड को एडिट करने की कोशिश करता है, उसको चुराने की कोशिश करता है या किसी भी तरह से उसको डैमेज करने की कोशिश करता है, तो उस केस में हम उस व्यक्ति को कंपनसेशन देने के लिए मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे आईटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। नेक्स्ट है सेक्शन 43A। सेक्शन 43A उन कॉरपोरेट्स के लिए है जो कि अपने कंप्यूटर रिसोर्स में दूसरे लोगों का पर्सनल डेटा स्टोर करके रखती है। ये डेटा इनके एम्प्लॉयज़ का हो सकता है या फिर जनरल पब्लिक का हो सकता है। हम एग्जांपल लेते हैं फेसबुक का। फेसबुक के पास इसके यूज़र्स का सारा पर्सनल डेटा है और ये पर्सनल डेटा फेसबुक अपने कंप्यूटर रिसोर्स में, सर्वर्स में स्टोर करके रखता है। और ये डेटा फेसबुक के खुद का तो है नहीं, इसके यूज़र्स का है। तो फेसबुक के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ये हर वो कोशिश करे इस डेटा को मिसयूज़ से बचाने के लिए। अगर फेसबुक से कहीं पर भी लापरवाही होती है जिसकी वजह से ये डेटा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और उस वजह से किसी व्यक्ति को लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है या किसी व्यक्ति को गलत गेन हो जाता है, तो उस केस में फेसबुक अफेक्टेड पर्सन्स को कंपनसेशन देगा। जिस व्यक्ति की को नुकसान पहुंचा है उस व्यक्ति को फेसबुक कंपनसेशन देगा। यही कहता है सेक्शन 43A। अगर कोई भी कॉरपोरेट जो कि दूसरे लोगों का पर्सनल डेटा अपने पास सेव करके रखती है, वो कॉरपोरेट की लापरवाही की वजह से किसी भी व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन हो जाता है या रॉन्गफुल लॉस हो जाता है, तो वो कॉरपोरेट कंपनसेशन देगी अफेक्टेड पर्सन को, यानी उस व्यक्ति को जो इसकी नेग्लिजेंस से, इसकी लापरवाही से प्रभावित हुआ है। सेक्शन 44 कुछ और कॉन्ट्रावेंशंस और पेनल्टीज को डिस्कस करता है। इसके 3 क्लॉज हैं। इसका क्लॉज ए कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराना था या रिटर्न सबमिट कराना था या किसी तरह की रिपोर्ट सबमिट करानी थी और वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो उसको फाइन पे करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जो कि हो सकती है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए फॉर ईच फेलियर। ईच फेलियर का मतलब है कि अगर वो व्यक्ति 2 डॉक्यूमेंट सबमिट कराना भूल जाता है तो उसको 3 लाख रुपए का फाइन हो सकता है। सेक्शन 44 का क्लॉज बी कहता है कि अगर आईटी एक्ट के अंडर किसी भी पर्सन को कोई रिटर्न सबमिट कराना था एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर और वो टाइम के अकॉर्डिंग उस रिटर्न को सबमिट नहीं करा पाता है, तो उसको फाइन देना पड़ेगा, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी मैक्सिमम 5,000 रुपये तक हो सकती है प्रतिदिन के लिए, एवरी डे के लिए, जब तक कि वो उस रिटर्न को सबमिट नहीं करा देता है। क्लॉज सी कहता है कि इस एक्ट के अंडर जिन भी पार्टीज को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते हैं, तो इस फेलियर के लिए भी उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, जो कि हो सकती है मैक्सिमम 10,000 रुपये तक प्रतिदिन के लिए, जब तक कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक से मेंटेन नहीं कर लेते हैं या जब तक कि उनका फेलियर कंटिन्यू रहता है। सेक्शन 45 बात करता है रेजिडरी पेनल्टी की। सेक्शन 45 कहता है कि आईटी एक्ट में जिन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, जिन प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंशन के लिए कोई भी पेनल्टी या कंपनसेशन डिसाइड नहीं किया गया है, तो उस केस में सेक्शन 45 लागू होगा। सेक्शन 45 कहता है कि जिन भी प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन होता है, प्रावधानों का उल्लंघन होता है और उसके लिए कोई स्पेसिफिक कंपनसेशन नहीं दिया गया है, तो उस केस में मैक्सिमम 25,000 रुपये का कंपनसेशन दिया जाएगा। और जिन केसेस में कोई पेनल्टी नहीं डिसाइड की गई है, तो उस केस में मैक्सिमम 25,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। नोट कर लो, ये सिर्फ उन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए होगा जिसके लिए और कोई पेनल्टी या कंपनसेशन डिसाइड नहीं किया गया है। कंपनसेशन और पेनल्टी में डिफरेंस नोट कर लो। कंपनसेशन उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कोई लॉस या डैमेज सफ़र किया है,
और कंपनसेशन वो व्यक्ति देता है जिसकी वजह से ये लॉस या डैमेज हुआ है। पेनल्टी दी जाती है अथॉरिटीज़ को, और पेनल्टी इसलिए दी जाती है क्योंकि उस व्यक्ति ने किसी कानून के किसी प्रोविज़न का उल्लंघन किया है, उसका कॉन्ट्रावेंशन किया है। कानून ना मानने के लिए पेनल्टी या फाइन लगता है। कंपनसेशन लॉस या डैमेज को कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है। आईटी एक्ट के प्रोविजंस का जब कॉन्ट्रावेंशन होता है या उल्लंघन होता है, उस केस में एक इंक्वायरी करनी पड़ती है। ये इंक्वायरी कौन करेगा, इसके लिए सेक्शन 46 आता है। सेक्शन 46 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने की। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर सकती है। उस व्यक्ति में एक्सपीरियंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड का और कानून की फील्ड का, यानी लीगल या जुडिशियल फील्ड का। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का काम क्या है कि वो इंक्वायरी करेगा। वो इंक्वायरी करेगा ऐसे कॉन्ट्रावेंशंस की जहाँ पर क्लेम या डैमेज 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है। अपने बुक्स में इसको करेक्ट कर लेना, इंग्लिश की बुक्स में दिया हुआ है इन्वॉल्विंग क्लेम और डैमेज एक्सीडिंग 5 करोड़, उसको नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ कर लेना। अपनी इंक्वायरी करते वक्त एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एक मौका देगा एक्यूज्ड पर्सन को अपनी बात रखने का। एक्यूज्ड पर्सन वो व्यक्ति है जिसने कॉन्ट्रावेंशन किया है। इसकी बात सुनने के बाद और सारे फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो वो उस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति को कंपनसेशन दिलवा सकता है। इंक्वायरी के बाद जब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ये डिसाइड करेगा कि कितनी कंपनसेशन दी जाए, तो उसको कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें से पहला है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इस बात का ध्यान रखेगा कि जिस व्यक्ति ने कॉन्ट्रावेंशन किया है, उल्लंघन किया है, उसको कितना फ़ायदा हुआ है उस उल्लंघन को करने की वजह से। जहाँ पर भी हम ये फ़ायदा क्वांटिफाई कर पाए, यानी हम उसको कैलकुलेट कर पाए, उसका ध्यान रखेगा। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इस बात का भी ध्यान रखेगा कि कॉन्ट्रावेंशन की वजह से किसी व्यक्ति को कितना लॉस हुआ है, कितनी हानि पहुंची है। और लास्टली कि जिस व्यक्ति ने कॉन्ट्रावेंशन किया है उसने कितनी बार ये कॉन्ट्रावेंशन रिपीट किया है, कितनी बार उसने उल्लंघन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल से। तब तक अगर आपको कोई डाउट है अभी तक के पार्ट में, तो आप वो क्लियर करवा सकते हो। थैंक यू।